नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा डायरेक्टर की रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, एलएलपी के बारे में। काफी सारे लोगों ने हमारे लीगल चैनल पे कमेंट्स किए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने फ्रेम करा और उसी के बेसिस पर हम आप लोगों के लिए आंसर लेकर आए। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। देखो, प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेम एज एलएलपी, दोनों अलग अलग है, बट डिफरेंस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड जनरली लोग फंड रेजिंग के लिए यूज करते हैं, उसका रीजन आगे वीडियो के अंदर इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एलएलपी क्या है? जनरली मैंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, अब मुझे लगता है मेरी लायबिलिटी है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है पार्टनरशिप फॉर्म में जो अनरजिस्टर्ड होती है, मेरे पर्सनल एसेट्स उसके अंदर सू हो सकते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि लायबिलिटी को लिमिट किया जा सके और आपका जो डेटा है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ एमसी के ऊपर चली जाती है। दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर टैक्स रूल भी सेम है और एलएलपी में टैक्स रूल भी सेम है। इनका टैक्स रूल सिंपल होता है कि भैया 30% सरकार को जमा कराओ। लेट सपोज 10 करोड़ का धंधा हुआ है, 3 करोड़ आपका प्रॉफिट है, 3 करोड़ का 30% आपका हो गया 90 लाख रुपए, सरकार ले गई। अब जो बचा 2 करोड़ 10 लाख रुपए, ये टैक्स फ्री पैसा है, पार्टनर्स अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, घर लेके जा सकते हैं, उसमें 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। एलएलपी का कंसेप्ट क्या होता है? आइदर पार्टनर विल पे द टैक्स और फर्म विल पे द टैक्स, दोनों में से एक को देना, या डबल टैक्सेशन नहीं होता। बट ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। यहाँ के अंदर क्या है, यहाँ अगर सैलरी लोगे तो पहले टीडीएस कटेगा, प्रॉफिट बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड के फॉर्म में, तो पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, उसके बाद जो घर लेके जा रहे हो इनकम टैक्स उसके ऊपर भी देना है। तो मोटा मोटा पकड़ लो 50 से 60% आपका टैक्स चला जाएगा, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में 25 से 30% आपका टैक्स चला जाएगा। जो प्रॉफिट है वहाँ कंपनी का डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद पैसा आपके सेविंग में जा रहा है, तो वहाँ सेपरेटली और क्रिएट हो रही है लायबिलिटी 30% इनकम टैक्स ही। अब ये डिपेंड करता है, काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते थे बिना पढ़े समझे कि देखो अगर मैं 12 लाख के अंडर हो तो जीरो वैसी टैक्स है, उससे पार करूंगा तो 5%, 10%, 15, 20, 25, 30% स्लैब तक मैं आ जाऊंगा। बट ये चीज ध्यान रखना, पर्सनल इनकम टैक्स में 30% लोग सोचते हैं, उसके ऊपर सरचार्ज, सेस, बहुत सारी चीजें होती है, तो अल्टीमेटली पर्सनल टैक्स भी इंडिया के अंदर 42% तक चले जाता है, जो काफी सारे लोग को पता नहीं होता। अब लायबिलिटी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ एक कंपनी में शेयर होल्डर हो, सिग्नेचर कहीं आपके होते नहीं है, अप्रूवल आपकी होते नहीं है, मैनेजमेंट में आप देखते नहीं हो, सारा काम आपका एक डायरेक्टर एम्प्लॉय कर रहा है, तो एंड ऑफ द जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस डायरेक्टर की होगी। बट कंपनी ने लोन लिया 5 करोड़ का, उसकी पर्सनल गारंटी दे रहा है डायरेक्टर 2.5 करोड़ की और पर्सनल गारंटी दे रहा है शेयर होल्डर 2.5 करोड़ की, तो दोनों में 2.5 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी आ जाएगी। बट अगर आप कहीं सिग्नेचर नहीं करते हो, पर्सनल गारंटी नहीं देते हो, कोई रोल नहीं है आपका, कुछ भी ड्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है कंपनी के अंदर, सिर्फ एक शेयर होल्डर और मैनेजमेंट देखते रहते हो, तो वहां पे आपकी पर्सनल लायबिलिटी जीरो हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, पर्सनल गारंटी दे दी, साइन कर दिया, इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो फिर आपकी पर्सनल लायबिलिटी चालू हो जाती है शेयर होल्डर्स की। बाकी सारी लायबिलिटीज बिजनेस के अंदर प्राइवेट लिमिटेड के केस में डायरेक्टर्स की होती है। तो फंडिंग के पर्सपेक्टिव से बताता हूं, एक इन्वेस्टर एलएलपी में कभी पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि वो फंडिंग कर रहा है, पैसे लगा रहा है। कल को 2 पार्टनर्स ने फ्रॉड कर दिया तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी आ जाएगी। और एलएलपी के केस में अगर आपको शेयर चाहिए तो पार्टनर बनना पड़ता है, इसलिए लोग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाते हैं। वहाँ शेयर होल्डर तो बन सकता है बट डायरेक्टर होने की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ वो पैसा लगाते हैं। डायरेक्टर दूसरे होते हैं जिनकी सारी लायबिलिटीज होती है, धंधे को चलाने की, सैलरी, लोन, टैक्सेस, सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है। इस चीज का ध्यान रखना। या फिर आपने कोई सीईओ अपॉइंट कर रखा है, उसकी होती है, बट बाय बोर्ड रेजोल्यूशन वो सीईओ अपॉइंट होना चाहिए। अब क्या आप कंपनी के अंदर 99% शेयर होल्डर हो और अकल कोई कंपनी पे 2 करोड़ का लोन आ जाए तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी आपकी फिर भी जीरो ही होगी। इस चीज का ध्यान रखना। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं होती है, डायरेक्टर्स की होती है। और कंपनी ने लोन लेके जेन्युइन बिजनेस कराए, बर्बाद हो गई, डूब गई, तो 1 रुपए की लायबिलिटी पर्सनल डायरेक्टर की भी नहीं होगी, शेयर होल्डर की भी नहीं होगी। हाँ, कंपनी के एसेट्स सीज हो सकते हैं, बट ये कंडीशन है कि भाई जेन्युइन बिजनेस हुआ हो। अब अनिल अंबानी के केस में आपने देखा होगा, ईडी उनके घर तक पहुंच गई है, सीएफओ, सीईओ, बाकी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसका कहना है उनका कि हमने लोन दिया था 10 करोड़ रुपए मशीन खरीदने का, आप उससे प्राइवेट जेट उड़ा रहे हो, प्राइवेट जेट में उड़ रहे हो। जैसे विजय माल्या ने 600 करोड़ का जो लोन था वो डीजल के लिए था, पेट्रोल के लिए था, जो प्लेन में डलता है, जो उनका फ्यूल डलता है प्लेन का, वो उसने यूज कर लिया अपना यार्ड खरीदने के लिए 600 करोड़ का। तो वहां पे मिसयूज हो गया फंड्स का, तो वो एक फ्रॉड हो गया। समझ रहे? दोनों कंडीशन में अंतर है। अगर मैंने 10-20 करोड़ का लोन लिया है तो कंपनी के एसेट को सीज किया जा सकता है लोन की वसूली के लिए, बट डायरेक्टर्स का नहीं होगा, शेयर होल्डर्स का नहीं होगा। बट इन केस उस लोन को मिसयूज किया गया, किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया गया, तो वहां फ्रॉड आ जाता है। डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी तो मैंने आपसे डिस्कस करी। डायरेक्टर्स और जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं पैसा कैसे निकालते हैं, उसके मैं आपको सारे रीजन और विद एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे कैसे आपको निकालना है।
पहले आप सैलरी ले सकते हो 10% TDS के साथ, डिविडेंड ले सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल फी चार्ज कर सकते हो अगर आप ऐसा प्रोफेशनल काम कर रहे हो, इंटरेस्ट मिल सकता है आपकी कैपिटल पे या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट या लोन दिया है कंपनी को। बट आप कभी ये मत सोचना कि आप सारा पैसा पर्सनल यूज के लिए खर्च कर दोगे और पकड़े नहीं जाओगे। अगर बड़ा अमाउंट पर्सनल यूज के लिए खर्च हो रहा है तो आपके लिए लायबिलिटी खड़ी हो सकती है, वो अलाउड नहीं हो, डिसअलाउ हो जाएंगे सारे एक्सपेंस और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कंपनी का एक्सपेंस और कंपनी की जो इनकम होती है वो कंपनी की होती है, तो कंपनी से सिर्फ कंपनी का एक्सपेंस हो सकता है। आप बिजनेस ट्रिप के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, हनीमून के लिए कंपनी के पैसों पे स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते हो। हाँ, आप स्विट्जरलैंड गए, अमेरिका गए, आपने दिखा दिया मेरे वाइफ के साथ बिजनेस ट्रिप कर रहा था, तो वहां फिर कोई देखने वाला नहीं होता। बट ये पर्सनल टू पर्सनल है। मैं आपको एडवाइस करूंगा चीजें जेन्युइन रखें और लॉजिकल रखें, उतना आपके लिए अच्छा है। अब कंपनी से बार बार आपको पैसे नहीं निकालने, सैलरी निकाल सकते हो, अपने बिजनेस एक्सपेंस कर सकते हो। बट हाँ, ऐसे आप अगर पैसे निकालने लग गए विदाउट ऑथराइजेशन, अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग, एंड आप TDS भी नहीं काट रहे हो, कुछ भी नहीं काट रहे हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे मैंने LLP के केस में बताया था, वहाँ के अंदर पार्टनर्स होते हैं तो टैक्स भरा 30%, सारा पैसा टैक्स फ्री। यहाँ 25-30% अगर आपने टैक्स भर भी दिया है तो टैक्स फ्री नहीं है, मतलब 30% या 25% मैं प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स दिया। एक्सप्लेन करता हूँ कैलकुलेशन से। 1 करोड़ का मैंने प्रॉफिट किया, 30% मेरा लेट सपोज टैक्स लग गया, वैसे 25% है, 400 करोड़ के बाद 30% हो जाता है, 30% मेरा टैक्स लग गया, तो मेरे पास नेट कितना बचा कंपनी में? 70 लाख रुपए आफ्टर पेइंग टैक्स और 30 लाख रुपीज। अब मुझे घर में अपना पैसा निकालना है, चलो मैंने सैलरी से निकाल लिया, एग्जांपल लेते हैं। सैलरी से निकालने के बाद अब मैं 70 लाख रुपए निकालूं तो बड़ा अमाउंट होता है, मैं 30% की स्लैब में आ गया, तो 30% मेरा और लग गया। तो आप सब लोग बैठ के कैलकुलेशन करो और 70 लाख में से चलो अपन माइनस करते हैं बैठ के कि 30% होता कितना है। नेट टैक्स फ्री पैसा हाथ के अंदर 49 लाख रुपीस आएगा। यही अगर LLP होती, 1 करोड़ के प्रॉफिट पे 30 लाख रुपए दिया, 70 लाख मेरा कंप्लीटली टैक्स फ्री होता। तो ये प्राइवेट लिमिटेड का डिसएडवांटेज है, बट फंड रेजिंग से प्राइवेट लिमिटेड में होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो, मैंने 30% बहुत कम लिया है, क्योंकि रीज़न बता रहा हूँ, सेस, सरचार्ज, दुनिया भर के टैक्स लायबिलिटी आके मैंने देखा है 42% तक चले जाता है। तो मतलब अगर मैं 42% को माइनस करूँगा 70 लाख रुपये में से, तो मेरे हाथ में 1 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद सिर्फ 40,60,000 रुपए आएंगे। समझ रहे हो आप? मैंने कमाया 5-6 करोड़, प्रॉफिट बचा 1 करोड़ का, माताफोड़ी करने के बाद 60 लाख रुपए मेरा इनकम टैक्स वाले ले गए। तो आज के टाइम में अगर आप धंधे को बड़ा करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, टैक्स ऑप्टिमाइज नहीं करना आता आपको, टैक्स कैसे देखना है, कैसे लीगल स्ट्रक्चर को तय करना है शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत सबसे मेन होती है। एक बार कंपनी बड़ी बन गई, शिप बड़ा हो गया, मोड़ना मुश्किल है। स्पीड बोट फास्ट मुड़ती, फास्ट चलती, ध्यान रखना, बड़ी बोट मुड़ती नहीं जल्दी से, उसको टाइम लगता है, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए शुरुआत से अच्छा लीगल स्ट्रक्चर, चीज़ें, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन सब लेके चलो। भैया कल किसी को आपने डायरेक्टर बना दिया कंपनी में, उसने फ्रॉड कर दिया, सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। वो मार्केट से पैसा खा के भाग गया, कस्टमर के साथ फ्रॉड कर दिया, सारे डायरेक्टर्स लिपट जाएंगे उसके अंदर। कोई एम्प्लॉई है, डायरेक्टर है, वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, मालूम पड़ा पीछे 5 करोड़ की लायबिलिटी छोड़ गया, वो तो रिजाइन मार गया, या एक पार्टनर रिजाइन मार गया, सारी लायबिलिटी आपके मत्थे मार के भाग गया। तो आपको उनसे क्या लाइंस लिखवानी है, कैसे रेजिग्नेशन लेना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट ना हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिली होगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रह गया है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।